जिन्हें संघर्षों में मजा आता है वही इतिहास में नाम कमाता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का संघर्ष और जुनून हमारे आज के गेस्ट ने दिखाए हैं। आयुष, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? किस अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। हालाँकि मैंने फ्रिक्वेंटली करियर पाथ चेंज करे हैं। कभी मुझे बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, कभी मुझे रैपर बनना था, कभी एक्टर बनना था। पर पापा ने एक्टर से कलेक्टर का सपना दिखाया मुझे। मेंस में आपने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जिससे आप मेंस को उत्तीर्ण कर पाए, मेंस में सफल हो पाए? सर जब मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे तब भी मैं मेंस पढ़ रहा था। मैंने मेंस की एंग्जायटी नहीं छोड़ी। आप परेशान रहते हैं, कभी कभी बीच में जब डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं और आपने इसे दूर करने के लिए क्या किया? मेरे को मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ गया था। MBBS की प्रिपरेशन के लिए टॉप 1 टिप क्या हो सकती है? बी वेरी डिसिप्लिन, डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स। तब मैं चला था तब मैं कुछ और था और अब मैं आया हूँ तब मैं कुछ और हूँ। जब किसी गांव या शहर का कोई लड़का ऑफिसर बनता है तो वो अपने आने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। अगर आप सफल हुए, आपके साथ सिर्फ आप अकेले सफल नहीं हुए, आपके साथ आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश सफल हुआ। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जिन्हें संघर्षों में मजा आता है वही इतिहास में नाम कमाता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का संघर्ष और जुनून हमारे आज के गेस्ट ने दिखाए हैं। उनकी कहानी संघर्षों भरी रही है और उन्होंने संघर्षों से निकलकर अंतिम रूप से MPPSC 2024 के रिज़ल्ट में अपना चयन हासिल किया है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेस्ट के बारे में जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किए और फिर अंतिम रूप से MPPSC के फाइनल रिज़ल्ट में अपना चयन लेकर ही वो माने। तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हो, क्योंकि आपने अभी जो रिज़ल्ट आया है MPPSC का फाइनल, उसमें जो है AD की पोस्ट हासिल की है। तो आयुष, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले मैं स्टडी IQ की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सर मेरा नाम आयुष है और मैं मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िले मुरैना से आता हूँ। मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन मुरैना से ही पूरी की है और उसके तत्पश्चात मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो इंदौर से पूरी की है। सर हाल ही की जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें मैं मध्य प्रदेश वित्त सेवा में सेलेक्ट हुआ हूँ। आयुष, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? किस अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। ओके। जी सर। तो इससे पहले आपने कितनी बार प्रीलिम्स निकाला और अंतिम रूप से जो चयन जैसे आपका 4th अटेम्प्ट में हुआ है, जी सर। तो उससे पहले की क्या स्टोरी है? सर मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, ये मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और पहला ही मेंस और पहला ही इंटरव्यू था सर। वेरी गुड। आयुष, आगे हम बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से, जैसे आपने बताया कि आप मुरैना से हैं, जी सर। तो आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई और आगे चल के कैसे आपने पहली बार ये डिसाइड किया कि आप MPPSC करना चाहते हैं? जी सर। सर मैं मुरैना से आता हूँ। मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन है वो नीलवर्ड स्कूल मुरैना से ही पूरी की है, क्योंकि पापा शिक्षक रहे हैं तो उनका हमेशा से एजुकेशन में फोकस रहा है। हालांकि मैंने फ्रिक्वेंटली करियर पाथ चेंज करे हैं। कभी मुझे बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, कभी मुझे रैपर बनना था, कभी एक्टर बनना था। पर पापा ने एक्टर से कलेक्टर का सपना दिखाया मुझे और उन्हीं की दुआ से सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ है 24 में। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल हुआ है सर। यही मेरी साधारण सी पृष्ठभूमि है। अच्छा। तो आयुष, जैसे कि आपने बताया कि आप मुरैना से आते हैं, आपके पिता का काफ़ी रोल रहा है आपकी इस जर्नी में, जी सर। तो आप थोड़ा सा और बताएंगे कि आपके फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से रहा, आपके दोस्तों का सपोर्ट, आपके इस अंतिम चयन में किन किन लोगों का हाथ है? जी सर। सर जब रिज़ल्ट आया था तो मैंने अपने पापा को बताया था, वो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि सर मेरे पापा ने ही मुझे ये सपना दिखाया था। साथ ही साथ में सर जो मेरे बड़े भैया थे उनका सर वो भी PSC कर रहे हैं, उनका भी 2019 का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। तो उन दोनों के विश्वास से ही सर ये सपना पूरा हो पाया। इसके अलावा सर मेरी जो सफलता है, जो उपलब्धि मैंने हासिल की है, वो सर व्यक्तिगत नहीं है, वो सामूहिक है। क्योंकि सर इसमें बहुत लोगों का योगदान है। जैसे अगर हम बात करें हमारे मार्गदर्शकों की तो आशुतोष ओझा सर हैं। साथ ही साथ में सर इंटरव्यू के लिए मैंने स्टडी IQ की जो अंकित अग्रवाल सर हैं उनकी काफ़ी वीडियोस फॉलो की थी। सर मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, जैसे चंद्रकांत है, आशीष है,
आकाश है, एकता दीदी हैं, राहुल है सर, इन्होंने भी लगातार मुझे सपोर्ट किया है सर। ओके, तो आपकी जो सफलता है उसमें सभी का योगदान है। ऑब्वियसली सर। आयुष, मैंने सुना है कि आपकी कोई सर्जरी भी हुई है। जी सर मेरी वोकल कॉर्ड पैरालाइज थी जब मैं 3 साल का था तब से, और जब मैं 19 साल का था तब 28 मार्च 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ था वोकल कॉर्ड्स का सर। अच्छा अच्छा, जी तो सर। अभी आप ठीक है, मतलब वो जी सर। अब बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अभी मैं ठीक हूँ, बट मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी डल हो गई है। ओके, जी सर। ठीक है, तो आयुष आगे बढ़ते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, प्रीलिम्स के लिए आपके सोर्स क्या रहे, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बताइए, जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जी सर। उनको गाइडेंस मिल सके। जी सर क्योंकि मैं 3 बार प्रीलिम्स फेल हुआ हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो समझें इस बात को। सर प्रीलिम्स का मुझे एक फंडा जो समझ में आया वो है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाना और मल्टीपल रिविजन्स करना। जैसा कि MPPSC की जो एक एरिया है बावरकुआ, वहाँ बोला जाता है कि आप 80 पर फोकस करो, 20 पर फोकस मत करो। जो 80 क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे बनना है, अगर हम वो सही करके आते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। प्रीलिम्स की अगर सोर्स की बात करें सर, तो मैं मेनली MP पर फोकस करता था। सर मैंने आपके नोट से भी MP हिस्ट्री पढ़ी थी, हरी सिंह सर के आपके नोट से। उसके बाद से सर मैंने परीक्षा धाम भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, और लगातार सर मैं डिफरेंट सोर्सेस पढ़ रहा था। तो सर ये काफ़ी मल्टीपल सोर्सेस से मैंने पढ़ा, परंतु मैंने सर एक ध्येय वाक्य अपनाया जो था मल्टीपल रिविजन्स। तो सर उससे मुझे लगता है कि प्री सॉल्व निकल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, मेरा भी ये मानना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, जी सर। दूसरा आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए MCQs की। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टूडेंट अक्सर ये बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप जानते हैं कि लगातार MPPSC का ये रिकॉर्ड रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है जो किसी से नहीं बनते। Obviously। तो सिलेक्शन उनसे नहीं होता, सिलेक्शन वो 80 जो क्वेश्चन आपने बोला है उन्हीं से होता है, जी सर। क्योंकि जो सबको आता है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल और जो निश्चित सर। कठिन रहेगा वो तो सभी के लिए कठिन रहेगा, जी तो सर। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन वो 80 क्वेश्चन ही करवाते हैं। निश्चित सर। तो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट रहता है बच्चों का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि MPPSC प्रीलिम्स के सिलेक्शन में, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में करंट अफेयर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर हमको डेली फॉलो करना है, वो हम लेफ़्ट नहीं कर सकते, उसको होल्ड पे नहीं छोड़ सकते। सर 2025 में जो राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उस पर सर मैंने स्टडी IQ का जो नया करंट अफेयर्स की जो क्विक सीरीज़ है वो फॉलो करी थी सर। और मुझे लगता है सर मेरे करंट अफेयर्स के साथ सारे क्वेश्चन सही थे, अगर एक आध छोड़ दिया जाए सर तो। ओके, अभी स्टडी IQ MPPSC जो स्टडी IQ चैनल है उस पर भी हमारी पूरी टीम जो है डेडिकेट जो है सेशंस चलाती है MPPSC के लिए, और उसमें भी करंट अफेयर्स का एक डेली सेशंस रहता है जिसमें जी सर। गौरव शर्मा सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। जी सर। इसके अलावा हिस्ट्री की मेरी क्लास होती है, ज्योग्राफी के लिए वैभव सर उस पर क्लास लेते हैं, और इसके अलावा इकोनॉमी रजत शर्मा सर पढ़ाते हैं। तो हमारी टीम भी अभी MPPSC को काफ़ी डेडिकेट होकर जो है एक तैयारी करवा रही है, और अभी हाल ही में हमने एक फ्री बैच लॉन्च किया है प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए, जी सर। जिससे कि वो स्टूडेंट जो प्री की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो अपना रिवीजन भी अच्छे से कर सकें और थ्योरी क्लासेस को भी कंप्लीट कर सकें। आयुष, एक और सवाल है, बच्चों का अक्सर डाउट रहता है कि हम मेंस को कैसे तैयार करें। आपने मेंस कैसे तैयार किया? मेंस में आपने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जिससे आप मेंस को उत्तीर्ण कर पाए, मेंस में सफल हो पाए? सर जब मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे तब भी मैं मेंस पढ़ रहा था, मैंने मेंस की आंसर राइटिंग नहीं छोड़ी थी। ये मेरा ओपिनियन है, कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, पर मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग मेंस की आंसर राइटिंग बहुत कम करते हैं। इवन कई लोगों के मेंस के टाइम पे भी वो मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। तो 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि मेंस में हमको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आंसर राइटिंग, उसके बाद से सर मल्टीपल रिविजन्स, उसका भी सेम ही फार्मूला है, और तीसरा सर जो हमारे लास्ट पेपर्स हैं 4th, 5th और 6th, उनको नेगलेक्ट नहीं करना है। मैंने बच्चों को देखा है कि वो थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर उनको नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो हम स्कोर कर सकते हैं सर। ओके, मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं कि सर हमसे प्रॉपर टाइमिंग में जो है हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो एक समय के साथ आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, और लास्ट टाइम पे जब करते हैं तो फिर वो उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो
अच्छा लिख पाएँ। जी तो सर। बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से ही यानी पहले से ही जो है उत्तर लेखन की तैयारी करें, जी सर। जिससे कि आपको मेंस में प्रॉब्लम नहीं आए। जी सर। दूसरी एक और बात है कि मेंस के लिए जैसे आपने कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो की, मतलब मॉक टेस्ट पे कितना फोकस किया आपने? सर मैंने मॉक टेस्ट पर तो मैं फोकस करता ही था, परंतु सर मेरा ग्रुप भी था एक, तो हम 3 लोग रोज़ एक कॉपी लिखते थे 1.5 घंटे की, और सर हम तीनों का मेंस में सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है सर अगर आप एक ग्रुप बनाएं और रेगुलरली 1-1.5 घंटे की कॉपी लिखें, उसके बाद उस पर विचार विमर्श करें कि इस पर क्या और अच्छा हो सकता था, उसको मॉडिफाई करें, तो मुझे लगता है कि हम मेंस पर अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग का आपने एक ग्रुप बनाया था जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे। जी सर। तो मतलब ग्रुप स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जी सर। जो आगे बढ़ने की बात करते हैं। जी मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका ज़रूरी है। जी सर। बहुत अच्छी बात है। जी। आयुष, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग तैयारी करते हैं वो अक्सर जो है थोड़ा सा परेशान रहते हैं, कभी कभी बीच में जब डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं और आपने इसे दूर करने के लिए क्या किया? जी सर। मेरे को मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ गया था, एंड मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैं उस चीज़ से बाहर निकला। सर मेंटल जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको मुझे लगता है, जो अगर आपके आसपास आपके पॉजिटिव और सपोर्टिंग मेंबर्स हैं या दोस्त हैं या फैमिली है सर, और इसके अलावा जो मैं फॉलो करता था सर, मैं थोड़ा ईश्वर के क्लोज जाता था। इससे हमारे एक बहुत बड़े संत हैं प्रेमानंद जी महाराज सर, उनके द्वारा नाम जप की जो विधि दी गई थी मैं उसको लगातार कर रहा था। तो मुझे लगता है सर अगर हम अपनी से बड़ी पावर, जिसको डिवाइन पावर कहते हैं, उनसे जुड़ें और अपना कर्म करें, तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस मुझे लगता है कि नहीं होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गीता में भी कही है कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर कि आपके आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखिए, अपने साथ जो लोग हैं, उसके अलावा थोड़ा भगवान से जुड़िए, निश्चित ही सर हम पॉजिटिव रह पाएंगे सर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने जब से नाम जप के बारे में बताया है तो मैं भी करता हूँ। जी सर। साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ऑब्वियसली हमारा जो ध्यान केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होती है, तो हम अच्छे से जो है कंसंट्रेट कर पाते हैं। जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, और वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी प्रेरित है, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी। जी सर। आयुष, एक आपको पता है कि अभी 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जी सर। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तैयारी करने वाले हैं उसके लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या एडवाइस उनके लिए देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो ज़्यादा फोकस करें जिससे कि उनका प्री निकल जाए? जी सर। सबसे पहले तो सर मैं एमपी पर फोकस करवाना चाहूँगा, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आपकी एमपी ऐसी होनी चाहिए कि आपको नींद में से भी कोई जगह के क्वेश्चन पूछे तो आप बता दो। उसके अलावा सर यूनिट 8, 9, 10, जिसमें सर ट्राइब्स की यूनिट है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का हमको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। सर यूनिट 8 के लिए सर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और स्टडी आईक्यू की टीम जो है, जैसे आप हैं और हमारे रजत सर हैं, हमारे गौरव शर्मा सर उस पर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं डेली। गौरव सर हैं, तो इनके थ्रू अगर हम जुड़े उससे भी हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है सर अगर हम एमपी और ये 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो एक हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने यूनिट 7 कैसे कवर की? बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती है, जी सर। तो यूनिट 7 के लिए आपकी क्या रणनीति रही? सर मैंने डिफरेंट सोर्सेज उसके लिए यूज़ किए थे, पर लास्ट में जाके सर मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिट 7 के कोई भी एक सोर्स पकड़िए, उसको मल्टीपल रिवाइज करिए, उसके एमसीक्यूज ज़्यादा लगाइए, तो उससे आपके जो फैक्ट बेस्ड है, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट बेस्ड आता है, तो अगर हम उसके फैक्ट बेस को पकड़ लें और ब्रॉडन कर दें तो मुझे लगता है वो भी कवर हो जाएगी सर। ओके आयुष, तो मैं अभी आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा जिनके जवाब आपको देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक बुक जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो। सर विंग्स ऑफ फायर, ओके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर है सर। ओके, वेरी गुड। एक हैबिट जो सक्सेस में आपकी ज़्यादा हेल्प करती हो। सर कंसिस्टेंसी, मतलब एक हैबिट तो नहीं है सर, बट कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट सर। एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए टॉप 1 टिप क्या हो सकती है? वी वेरी डिसिप्लिन्ड, डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स। एक मोटिवेशन वर्ड जो आपकी जर्नी को डिफाइन करता हो। परसिवरेंस। आयुष, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी की जब शुरुआत करते हैं तो उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं।
तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे वो बच सकते हैं, तो आप कुछ बताइए उनके बारे में। जी सर। सर, क्योंकि एक एस्पिरेंट से अधिकारी बनने का जो सफ़र होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करिए, अपनी संगत अच्छी रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए और हार्ड वर्क कीजिए। अगर आप ये 3 चीज़ करते ना, तो मुझे लगता है कि पेपर निकल जाएगा। एमपीपीएससी का पेपर बहुत सिंपल है, बट प्रोसेस बहुत टफ है। तो अगर हम उसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि सर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, देन यू विल बी अचीविंग इट। आयुष, पूरी तैयारी के दौरान तो आप जब कभी खुद को डीमोटिवेट फील करते होंगे तो आप किस तरीके से खुद को मोटिवेट करते थे, या कोई ऐसा ध्येय वाक्य जो आपने उसको अपना लक्ष्य बना लिया हो? सर एक दुआ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु है तब फल हुए। सर मैं इस ध्येय वाक्य से चला था। जब मैं चला था तब मैं कुछ और था, और अब मैं आया हूँ तब मैं कुछ और हूँ। तो ये एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है, और ये ध्येय वाक्य हमेशा मेरे साथ रहा है इस प्रोसेस में सर। आयुष, अभी जैसा कि प्रीलिम्स आने वाला है, मैंने पहले भी पूछा इसके बारे में, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि आप अभी जो स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए? जी सर। सर 2-4 एडवाइस मेरी जो 2026 का प्रीलिम्स है उसके लिए है। सबसे पहले तो स्टार्ट अर्ली, 1 महीने या 1.5 महीने पहले चालू मत करिए। प्रीलिम्स की तैयारी को समय दीजिए, 2 से 2.5 महीने उसको समय दीजिए। उसके अलावा सर मल्टीपल रिवाइज़ करिए, मल्टीपल सोर्सेज मत रखिए। मैंने गलती करी थी, मैं फ़ेल हुआ हूँ 3 प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के अंदर जब आप पेपर दे रहे हो, स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दीजिए, ज़्यादा ना सोचिए, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो गलतियाँ होंगी। और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सकते हो उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाइए, जितने ज़्यादा, डजेंट मैटर 10,000 20,000 30,000, जितना आप ताकत लगा सकते हैं उतनी एमसीक्यू लगाइए, एंड आप देखिएगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट्स को? जी सर। सर क्योंकि एमपीपीएससी 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है, और एमपीपीएससी का जो पेपर है वो लगातार अपने स्टैंडर्ड को इवॉल्व करता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपना बेस एनसीईआरटीज़ में ढूंढना चाहिए हमको। उसके अलावा सर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के हमारे पास। मैंने ऐसा किया था सर। सर एक चीज़ जो मैंने और नोटिस की है, क्योंकि आयोग क्या करते हैं, जो हमारा माननीय आयोग है, वो गवर्नमेंट जो कंटेंट है वहाँ से पेपर बनाते हैं। तो एमपीपीएससी के जो मेंस के छात्र हैं, अगर वो कोई टॉपिक डालकर उसके आगे ई ज्ञान कोश पीडीएफ डाल दें, तो वो जो पीडीएफ आती हैं, अगर उसमें से कुछ कंटेंट निकाल के हम अपने नोट्स पर डाल लें और उसको रिवाइज करके बार बार लिखते रहें, तो मुझे लगता है सर कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्योंकि सर मैंने किया था, और पेपर 4 के कई क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। तो मुझे लगता है सर कि ई ज्ञान कोश, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंटेंट चैनल है, तो अगर वहाँ से हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि सर ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिससे कि जिन लोगों का भी 25 का मेंस है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो एक गलती करते हैं कि पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, और फिर जब उनका कभी कभी प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर वो मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की, कैसे अपनी तैयारी की? क्योंकि मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आपने किस तरीके से की? ऑब्वियसली सर आप बिल्कुल सही हैं। मेरे जो बड़े भैया हैं उनके द्वारा मुझे जो गाइड किया गया, तो उन्होंने हमेशा बोला कि मेंस अपना स्ट्रॉन्ग रखो, प्रीलिम्स जब भी निकलेगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा प्रीलिम्स, मैं हमेशा से पहले मेंस की तैयारी करता था। मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, पर फिर भी मैं मेंस की तैयारी में लगा हुआ था। पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब आपका प्रीलिम्स पास में आ जाए, तब आप मेंस को थोड़ा सा कम करके प्रीलिम्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, पर मेंस के आंसर राइटिंग नहीं छोड़िए। दोनों को साथ लेके चलेंगे तो सफल हो पाएंगे। मतलब ये है कि प्रीलिम्स जब आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ऑलरेडी कवर होता जाता है, ऑब्वियसली बस रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए आप फुली जो है प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि रिवीजन और टेस्ट यानी क्वेश्चंस बहुत सारे लगाना बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो दोस्तों, ये हैं आयुष शर्मा, जिनसे अभी हमने बहुत सारी बातें की और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको
आयुष के जो आंसर हैं उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका प्री क्वालिफाई करने में या मेंस का आंसर लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आयुष जिनकी कहानी काफ़ी प्रेरणा वाली है, जिनका एक सर्जरी हुई, उस सर्जरी के बाद उन्होंने काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड इशू फेस किए और उसके बाद जो है उन्होंने अपना अंतिम रूप से चयन हासिल किया। जब किसी गांव या शहर का कोई लड़का ऑफिसर बनता है तो वो अपने आने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और उसको देखकर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आयुष ने जो जानकारी दी है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आयुष, आप कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं 2 लाइन और बोलना चाहूँगा कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो पर तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। तो संघर्ष से मत डरिए, जब आप सफल होंगे, जब लोग आप में अपनी सफलता देखेंगे, असली सफलता वो है। क्योंकि अगर आप सफल हुए तो आपके साथ सिर्फ आप अकेले सफल नहीं हो रहे हैं, आपके साथ आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश सफल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।